Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we continue our NCERT question series. तो आज हम नए क्वेश्चंस देखेंगे NCERT के लिए रोटेशनल मोशन से रिलेटेड। हमने पिछले वीडियो में 2 या 3 क्वेश्चंस करे थे। चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि a uniform bar of weight W is suspended at rest by two string of negligible weight as shown in figure. ये दिखा रहा है आपका फिगर। द एंगल्स मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल आर respectively. The bar is 2 meter long. Calculate the distance d of the center of gravity of the bar from the left end. देखिए दोस्तों, सवाल की ये कह रहा है कि एक रॉड है 2 मीटर लंबा, वो नॉन यूनिफॉर्म है और वो दोनों एंड से स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वो स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। तो सपोज करिए कि 2 पॉइंट है P और Q, उस जिससे ये जो रॉड है वो स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, हैंग है। तो P पर जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ एंगल बनाता है 36.9 डिग्री और ये जो दूसरा स्ट्रिंग है वो 53.1 डिग्री आपका एंगल बनाता है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। रॉड की लेंथ है 2 मीटर, तो हमने ए और बी 2 पॉइंट ले लिए। कह रहा है कि लेफ्ट एंड से एट ए डिस्टेंस डी पर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो एट हम लेफ्ट पॉइंट से मतलब पॉइंट ए से डी डिस्टेंस पर हमको यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। इसका मतलब है सपोज करिए कि वो पॉइंट जी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहाँ पर सपोज किया जाता है कि फोर्स लग रहा हो और जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो कंसंट्रेटेड हो, है ना। तो सपोज करिए कि पॉइंट जी पर वेट कंसंट्रेटेड है, यानी कि डब्ल्यू बराबर एम जी, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस निकालना है डी, जहां पर इस ऑब्जेक्ट का वेट कंसंट्रेटेड है, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट 2 स्ट्रिंग से अगर हैंग है तो कुछ ना कुछ टेंशन लगेगा ना। तो सपोज करिए कि ये टेंशन T1 है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एपी डायरेक्शन में, यानी कि T बराबर एपी, ठीक है। T1 बराबर ये टेंशन होगा एपी और T2 क्या हो जाएगा, तो टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि बीक्यू डायरेक्शन में लगेगा टेंशन T2, है ना। अब ये दोनों टेंशन रिजॉल्व होंगे 2 पार्ट में। एक आपका अगर सपोज करिए कि ये है θ1 और ये है θ2, तो ये 2 पार्टों में रिजॉल्व होगा ये टेंशन। एक पार्ट होगा आपका परपेंडिकुलर और दूसरा पार्ट होगा आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक पार्ट होगा आपका परपेंडिकुलर टेंशन और दूसरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल टेंशन। तो देखिए अगर θ2 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, θ2। अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, θ1। तो ये जो आपका टेंशन T1 है, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T1 cos θ1। ये बहुत ही सिंपल चीज है, हम लोग हमेशा से करते आए हैं। और ये क्या आ जाएगा T1 sin θ1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ये है आपका टेंशन T2, तो ये हो जाएगा T2 cos θ2 और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा T2 sin θ2, राइट दोस्तों। किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि अब देखिए आपके पास 3 वर्टिकल फोर्सेज हो गए, कौन कौन, एक T1 cos θ1, एक T2 cos θ2 और एक W। यानी कि अगर आप W निकालने जाएं तो W बराबर हो जाए, दोनों को मेंटेन करेगा, W बराबर आपका T1 cos θ1 प्लस T2 cos θ2, ये हो जाएगा आपका वर्टिकल इक्विलिब्रियम। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो T1 cos θ1 प्लस T2 cos θ2 माइनस W इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और हालांकि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए। हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना होगा, तो आपका T1 sin θ1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 sin θ2,
हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम, ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से क्या होगा दोस्तों, साइन थीटा वन की वैल्यू दी गई है T1, तो यहां से साइन थीटा1 की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन थीटा2 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो T1 बराबर आपका कुछ वैल्यू आएगा T2, ऐसे करके आएगा वैल्यू, है ना। आइए हम देख लेते हैं कि वो वैल्यू कितना होता है। देखिए दोस्तों, अगर वो वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो वो आएगा आपका T1 बराबर 1.332 T2। ठीक है, आप वैल्यू रख दीजिए सिंपली, तो निकल आएगा। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए याद रखिए कि अगर इस पर कोई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता था तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता था। अगर ये F है तो सेम इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन माइनस F फोर्स लगता था, है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता था। सेम उसी तरह इस रॉड पर यहाँ पर आपका लग रहा है T1 cos थीटा1, यहाँ लग रहा है T2 cos थीटा2, और यहाँ पर लग रहा है आपका W बराबर mg। ठीक है ना। अब चलिए ध्यान से देखिए, तो इन सभी फोर्सेस की वजह से जो नेट मोमेंट होगा वो कितना होगा। अब नेट मोमेंट में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि केवल जो परपेंडिकुलर फोर्सेस होते हैं, ट्रांसवर्स फोर्सेस होते हैं, वही भाग लेते हैं, टेंजेंशियल फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए हमने T1 sin थीटा1 और T2 sin थीटा1 को नहीं लिया है, हमने सिर्फ ट्रांसवर्स फोर्सेस को लिया है। तो इन तीनों फोर्सेस की वजह से पॉइंट G पर, जो कि एट ए डिस्टेंस D है, आपका पॉइंट ये था ये और ये B था, तो पॉइंट G पर इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से और इस फोर्स की वजह से नेट मोमेंट ही निकालेंगे। और नेट मोमेंट क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट यही कहता है आपका। तो इन तीनों फोर्सेस की वजह से नेट मोमेंट क्या होगा, तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, ये फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो T1 cos थीटा1 इंटू AG, T2 cos थीटा2 इंटू BG, क्योंकि हमने क्या किया है, डिस्टेंस उल्टा लिया है, इसलिए हमने नेगेटिव यहाँ साइन लगाया है, G भी नहीं लिखा है हमने, BG लिखा है। तो T2 cos थीटा2 इंटू BG, ठीक है ना। और क्योंकि हम इस फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर, तो इसीलिए हमने यहाँ साइन नेगेटिव रखा है। और ये W, तो W का तो D से डिस्टेंस कुछ नहीं है, सेम है, तो W इंटू जीरो बराबर जीरो, नेट मोमेंट हमेशा जीरो होता है। अब T1 cos थीटा1 की वैल्यू रखिए, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, हमने निकाला यहाँ पर 1.332 T2, तो वैल्यू रख दिया T1 की जगह। अब cos थीटा1 तो cos 36.9 डिग्री, और AG की वैल्यू कितना है, D माइनस T2 को T2 रहने दिए, cos थीटा2 मतलब 53.1 डिग्री, और BG कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ है आपका 2 और ये है D, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस D, तो ये देखिए हमने लिखा है BG बराबर 2 माइनस D, और ये तो 0 हो गया। ठीक है ना दोस्तों। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो cos 36.9 डिग्री। अब यहाँ पर दोस्तों इसको निकालने के लिए आपके पास cos टेबल, मतलब जो टेबल होता है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, वो आपके पास होना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये टेबल प्रोवाइड कराए जाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो आपको ये वैल्यू क्वेश्चन में दे दी जाएगी। 6.9 डिग्री बराबर होता है आपका 0.7997 ऐसे, और cos 53.1 डिग्री की वैल्यू होती है 0.6004। ठीक है ना। तो T2 ये हो गया आपका। अब टेंशन तो जीरो हो नहीं सकता है ना। हमने क्या किया, तो क्योंकि दोनों में टेंशन था तो टेंशन जीरो हो नहीं सकता, तो बाकी जो बचेंगे वो जीरो के बराबर होंगे, यानी कि दिस बराबर जीरो। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बराबर जीरो। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए और इसको राइट हैंड साइड भेजिए, तो यहाँ से D बराबर आ जाता है 0.7721 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा एक आपका न्यूमेरिकल था जिसे हमने अच्छे से कर लिया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं यहीं पे। तो अगला क्वेश्चन सेम दोस्तों इसी पे बेस्ड है, जो आपका ये क्वेश्चंस हमने किया है अभी, उसी क्वेश्चन पर सिमिलरली एकदम बेस्ड है। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि एक कार जिसका वेट 1800 kg है, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सेल इज 1.08 मीटर, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब समझ रहे हैं ना, W बराबर mg बराबर 1 डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का 1.5 डिस्टेंस पर। ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी
आपका बिहाइंड द फ्रंट एक्सल से, मतलब आगे वाले पोर्शन से आपका 1.05 मीटर पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है ना। डिटरमाइन द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट लेवल व्हील, ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील। तो दोनों फ्रंट व्हील पे और बैक व्हील पे कितना आपका लगता है फोर्स ग्राउंड लेवल की वजह से, वो आपको कैलकुलेट करना है। देखिए दोस्तों, एकदम बिल्कुल सिंपल है, तो वही पैटर्न है, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ। सपोज करिए कि ये आपका एक कार है, ठीक है, ये आपका व्हील है आगे वाला और ये पीछे वाला, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसका वेट दिया हुआ है, मतलब W बराबर mg बराबर 1800 केजी। केजी है, इसका मतलब मास दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब मास दिया हुआ है, तो वेट निकालने के लिए क्या करना होगा, तो वेट निकालने के लिए आपको mg करना होगा, यानी कि 1800 इंटू 9.8 आपका यहाँ से वेट निकल आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो लेवल फोर्सेस की वजह से सपोज करिए कि इस पे R1 लग रहा है, इस पे R2 लग रहा है, और ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी W है, ठीक है। तो पूरा आपका लेंथ कितना था, 1.8 मीटर, ये पूरा है 1.8, और ये सिर्फ है इसका 1.05, ठीक है ना। तो आप रोटेशनल मोशन के लिए क्या करेंगे कि जो टोटल नेट मोमेंट होता है वो 0 हो जाएगा, तो नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से निकालिए, ठीक है ना। तो सपोज करिए कि ये आपका G है और ये A है और ये B है, तो R1 इंटू AG माइनस, जैसे हम लोग करते थे, R2 इंटू BG प्लस W इंटू 0। तो देखिए, आपका BG की वैल्यू दिया 1.5 और AG कितना आ जाएगा, टोटल 1.8 था, 1.8 में से 1.05 घटा दीजिए तो आपका AG निकल आएगा, ठीक है ना। तो R1 इंटू AG जो वैल्यू आएगी माइनस R2 इंटू ये बराबर 0, तो R1 और R2 में एक आपका रिलेशन आ जाए, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए देख लेते हैं। तो R1 और R2 में ये रिलेशन आएगा, जो टोटल फोर्स R1 प्लस R2 जो ऊपर नीचे लग रहा था वो W बराबर mg के बराबर होगा, तो R1 और R2 की वैल्यू आ जाएगी। और जो यहाँ से हमने ये एक्सप्रेशन आया है, देख रहे हैं ना, इसमें R1 और R2 की वैल्यू रख दीजिए और सिंपली आपका यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू निकल आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको करके देखिए, अगर नहीं होता है तो फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना कमेंट दीजिए। तब तक के लिए हम आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।